माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन का लेक्चर नंबर 2। ये वन शॉट वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और हम इसमें पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन के पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं कि जो लोग इस बार क्लास 12th में हैं या सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं या जेई का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे, बिना स्किप किए हुए आपको सारी चीजें यहां पर लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बच्चों फोटॉन्स की, कि व्हाट इज फोटॉन्स। ठीक है, तो जो फोटॉन्स होते हैं वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको बोला गया टीनी पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फोटॉन्स का जो इंटरनल बिहेवियर क्या है। उसके इंटरनल बिहेवियर को जानते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसके प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फोटॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फोटॉन्स जो होते हैं दैट इज द टीनी पार्टिकल्स ऑफ द लाइट, जो कि ऑलवेज मूव करते रहता है। मतलब क्या हुआ कि फोटॉन्स कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, फोटोन कभी भी रुकेगा नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? चलते रहेगा, मूव करते रहेगा। किस वेलोसिटी से? दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर दिमाग में बात आती है, जैसे एक लाइन लिखा हुआ है किसमें? दैट इज एनसीईआरटी में, कि उसका रेस्ट मास 0 होता है। क्या होता है? उसका रेस्ट मास 0 होता है। तो रेस्ट मास कैसे? जब अगर फोटॉन्स ऑलवेज मूव कर रहा है, जब वो रेस्ट में है ही नहीं, तो उसका रेस्ट मास कैसे डिफाइन होगा? ठीक है, उसका रेस्ट मास फिर कैसे 0 होगा? तो वो हाइपोथेटिकली डिफाइन किया गया है कि फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। तो आइए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फोटॉन्स के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पे द टीनी पार्टिकल ऑफ द लाइट which carry the energy equal to energy of photons equal to h into nu। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है बच्चों? h into nu। ठीक है, ये क्या है हमारा? न्यू। ठीक है, और न्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एंड दैट इक्वल टू न्यू का वैल्यू क्या होता है भैया? ये होता है हमारा c/λ। ठीक है, और लेमडा क्या है हमारा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, न्यू क्या है हमारे बच्चों? न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन या लाइट, है ना। तो ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसका? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, कि फोटॉन्स के क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फोटॉन्स नेवर एट रेस्ट। फोटॉन्स कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता है। ठीक है, फोटॉन कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता है। इट इज ऑलवेज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते रहता है बच्चों? मूव करते रहता है। तो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस स्पीड से फोटॉन्स ऑलवेज क्या है? मूव करते रहता है। ठीक है, वो कभी रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज हाइपोथेटिकली डिफाइंड एट 0। और ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या होता है? 0 होता है। तो अब एक चीज बताइए कि फोटोन तो कभी भी रेस्ट में रहता ही नहीं है, तो फिर इसका रेस्ट मास कैसे डिफाइन हो गया? ठीक है, जब फोटॉन्स रेस्ट पे रहता ही नहीं है तो इसका रेस्ट मास कैसे डिफाइन हो गया? तो ये हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लिया गया कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है सर, चलिए चलो, तो अब देखिए यहां पर अगर रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 है, अगर रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 है बच्चों, तो बताइए उसका रेस्ट मास एनर्जी कितना होगा? तो आइंस्टीन इक्वेशन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से आप निकाल लीजिए कि जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ जो फोटोन्स है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या होगा? दैट इज m0 × c², क्योंकि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलता है कि किसी भी मास के साथ एसोसिएटेड उसका एनर्जी क्या होगा? mc² होगा। ठीक है, तो अगर हम रेस्ट मास को m0 मान ले फोटोन का,
तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा बच्चों, एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा वो क्या होगा, m0 इंटू सी स्क्वायर। लेकिन इसका रेस्ट मास तो क्या होता है, 0 होता है। रेस्ट मास तो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब उसका एनर्जी भी क्या होगा हमारा, रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा हमारा, 0 होगा। रेस्ट मास एनर्जी है ये, ठीक है, एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन है ये, ठीक है। ये है हमारा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या होगा हमारा, 0 होगा। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा हमारा, 0 होगा। लेकिन अगर फोटोन मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड उसका एनर्जी भी होगा और उसके साथ एसोसिएटेड उसका लिनियर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। सो फोटोन्स क्या होता है हमारा, सबसे पहला जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये क्या है हमारा, फोटोन ऑलवेज न्यूट्रल पार्टिकल। ये क्या है हमारा बच्चों, ये फोटोन्स न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब अगर नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब फोटोन्स को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सपोज कर दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए, तो उसमें कोई भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, नेट चार्ज ऑफ द फोटोन क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंस द फोटोन्स आर न्यूट्रल हेंस दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फोटोन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हेंस दे आर नॉट deflected in electric field and magnetic field, they are not deflected since they are neutral, hence they are not deflected in इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ईच फोटोन्स हैज अ डेफिनिट एनर्जी, ठीक है। इस फोटोन के पास में क्या होता है, डेफिनिट एनर्जी भी होता है एंड डेफिनिट लिनियर मोमेंटम भी होता है। इस फोटोन के पास में डेफिनेट एनर्जी भी होता है और डेफिनेट लिनियर मोमेंटम भी होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि उसका एनर्जी और लिनियर मोमेंटम कितना होता है। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स है बच्चों, ठीक है, ये रेस्ट मास एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो मूव कर रहा था ना, तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी होगा। सो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा वो क्या होगा, एच न्यू दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होगा, एच सी अपॉन लेमडा होगा। आप बताइए यहाँ पर एच बाई लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच बाई लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को। क्योंकि आपको पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमारा होता है वो क्या होता है, एच बाई पी, ठीक है। तो यहाँ से P जो मोमेंटम आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, h बाई लेमडा आ गया, h बाई लेमडा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर h बाई लेमडा P हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन्स होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ जो फोटोन्स होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू P इंटू सी। तो अगर यहाँ से मोमेंटम निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम या लिनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन और डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। व्हेन द फोटोन कोलाइड विद द मटेरियल, अगर फोटोन किसी भी मटेरियल के साथ में कोलाइड कर रहा है तब क्या होगा, उसका टोटल एनर्जी और टोटल लिनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। अगर फोटोन किसी भी मटेरियल के साथ कोलाइड कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी और टोटल लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट द नंबर ऑफ फोटोन्स विल नॉट बी कंजर्व, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ फोटोन लेकिन कंजर्व नहीं रहेगा। इसका मतलब कॉलिजन जब होगा उसका मटेरियल के साथ में, तो हो सकता है कि कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए। मान लो सपोज दैट 100 फोटोन आ रहा है और 100 फोटोन्स कोलाइड कर रहा है किसी मटेरियल के साथ में, तो हो सकता है कि उस 100 फोटोन्स में से 30-40 क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि उस 100 फोटोन से हो सकता है कि 30-40 और जनरेट हो जाए, ठीक है, 30-40 और क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। हेंस वी कैन से दैट इन एवरी कॉलिजन ऑफ फोटोन्स बिटवीन फोटोन्स एंड मटेरियल, ठीक है, टोटल एनर्जी एंड टोटल लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व, बट द नंबर ऑफ फोटोन मे और मे नॉट बी कंजर्व। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट लिखा हुआ है, और क्यों ऐसा होता है ये चीज भी लिखा हुआ है,
बिकॉज देखिए ये पॉइंट देखिए, व्हेन द फोटोन कोलाइड विद द मटेरियल पार्टिकल्स then the total energy and total linear momentum remains conserved, but the number of photons may not be conserved. ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होता है, सम ऑफ द फोटोन्स में बी गेट एब्जॉर्ब्ड और सम ऑफ द न्यू फोटोन्स में बी जनरेटेड। कुछ या तो फोटोन एब्जॉर्ब हो गए या तो कुछ न्यू फोटोन्स जनरेट हो जाते हैं। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आया तो जो हमारा एनर्जी ऑफ अगर हम लाइट की बात करें तो कितना होगा बच्चों, जो एनर्जी ऑफ जो लाइट होगी वो कितना होगा बच्चों, अगर वो लाइट n नंबर ऑफ फोटोन से मिलके बना हुआ है तो एनर्जी ऑफ लाइट क्या होगा, अगर उस लाइट में n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो क्या होगा, n इक्वल टू n और इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, n इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना है, h न्यू, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना है, h न्यू, दैट विल इक्वल टू n इंटू hc बाई लेमडा। ये होगा हमारा क्या, एनर्जी ऑफ लाइट। क्या होगा, एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, एनर्जी ऑफ लाइट होगा। ठीक है, चलिए n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ फोटोन्स को, नंबर ऑफ फोटोन्स को। ठीक है, अब दो डायरेक्ट फार्मूला आप जो यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में वो मैं बता देता हूं आपको कि अगर सपोज दैट अगर हमको एनर्जी ऑफ फोटोन्स निकालना है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन्स निकालना, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू कितना है हमारा, एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो जब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब हम h का प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रख देंगे और c का वैल्यू रख देंगे तो h का वैल्यू रख दोगे कितना, 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई लेमडा। सब एसआई यूनिट में रखे हो तो यहाँ पर लेमडा क्या होगा, मीटर में होगा, लेमडा क्या होगा, मीटर में होगा। तो अब यहाँ से बच्चों जो आ जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन्स इन जूल, अगर जूल में अगर बात करें एसआई यूनिट में जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -25 अपॉन लेमडा किस में रखोगे, मीटर में रखोगे। ठीक है, लेमडा किस में रखोगे, मीटर में। तो ये फार्मूला आपका डायरेक्ट यूज हो सकता है न्यूमेरिकल में। तो आपको याद रखना है जो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा जूल में अगर निकालना हो तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -25 अपॉन लेमडा इन मीटर। अब आपको पता होगा अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या होगा, सो एंड एनर्जी ऑफ फोटोन्स अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल होता है। ठीक है, तो अगर आपको 1 जूल का वैल्यू निकालना है तो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1/1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर जूल को चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आपको इस फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इस फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब उसको डिवाइड करोगे तो अब क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -25 एंड डिवाइडेड बाई ये जो हमारा आ गया, ठीक है, ये जो आपका आ गया इस फैक्टर से आपको देखो ये तो निकला किसमें, एनर्जी निकला किसमें, जूल में निकला। अब इस हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ठीक है, तो ये जो आपका आ जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन अब यहाँ पर लेमडा जो है हमारा क्या है अभी, मीटर में है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12,400, ठीक है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, लेकिन लेमडा क्या होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। तो ये आ गया हमारा एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डायरेक्टली फार्मूला आप यूज कर सकते हो कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तब क्या होगा, 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये दोनों फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला है। डायरेक्टली अगर जूल में एनर्जी निकालना फोटोन का 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लेमडा इन मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो डायरेक्टली 12400 अपॉन लेमडा को किस में रखोगे, एंगस्ट्रॉम में रखोगे। ठीक है जी, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता हमारा क्या, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। क्या आ जाता है बच्चों, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, और इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या था हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक इंडक्शन कॉइल लगाया, यहाँ पर क्या लगाया, इंडक्शन कॉइल लगाया, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों, सबसे पहले आप अरेंजमेंट देख लीजिए, इनका क्या सेटअप था। यहाँ पर एक इंडक्शन कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 2 इमीटर प्लेट लगे हुए हैं, जो कि क्या है, कॉपर या जिंक के प्लेट हैं। कहाँ पर, ये P1 P2 जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों प्लेट हैं जो कि कॉपर या जिंक के प्लेट हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 क्या लगा हुआ है, एक मेटल वायर्स या मेटल रॉड्स इस तरह से हमारा लगा हुआ, और ये दोनों वायर क्या है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये दोनों वायर आपस में क्या है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ओपन सर्किटेड ये रिसीवर लूप। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिसीवर लूप है। अब यहाँ पर क्या देखा गया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट द वेरी हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप। ठीक है, जो डिटेक्टर लूप हमारा है, ठीक है, या रिसीवर लूप है हमारा। ठीक है, सो हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट द हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वेयर इनहांस, वो क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, व्हेन द इमीटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड विद द अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द आर्क लैम्प। क्या बोला कि अगर जो इमीटर प्लेट है, अगर हम उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, तो जो हमारा रिसीवर लूप है उसमें स्पार्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये स्पार्क कैसे बढ़ गया, ठीक है, ये आश्चर्य वाली बात थी। तो उनके मन में भी फिर आया कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। तो आइए समझते हैं इसको कि ये कैसे हुआ होगा। सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही हमने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो स्विच को क्लोज करेंगे तो यहां से क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। अब इस करंट फ्लो करने के कारण क्या होगा, इस वाले कॉइल में क्या होगा, हमारा फ्लक्स लिंक करेगा। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, हमारा चेंज होगा। क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपको याद है कि यहाँ पर ये दोनों के कॉइल के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या हो जाता है बच्चों, इस वाले कॉइल में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, क्या हुआ, करंट चेंज हुआ, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, करंट क्या हुआ, फ्लो किया, उसके वजह से इस वाले कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, और ये प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने के कारण ये सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। क्यों इंड्यूस हुआ, ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। अब जैसे यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ क्या होता है बच्चों, ईएमएफ होता है वोल्टेज, है ना, ईएमएफ होता है वोल्टेज। अगर वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर वोल्टेज इंड्यूस हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या होता है, V/D, दैट इज वोल्ट पर मीटर में हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर हमारे पास में क्या हुआ, ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ, वहां पे इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हुआ,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उसने क्या किया कि जो यहाँ पर एयर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो एयर के पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, किसके पार्टिकल्स, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, उसको क्या किया होगा, वो आयोनाइज कर दिया है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ, वो एयर पार्टिकल को क्या कर दिया बच्चों, आयोनाइज कर दिया। और अगर हम ये एयर पार्टिकल आयोनाइज हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे इमीटर प्लेट पे क्या हुआ, हमारा इमीटर प्लेट पे क्या हुआ, जैसे मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल करवाया, तब क्या हुआ, उससे क्या हुआ होगा, यहाँ से हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्या निकले होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने अल्ट्रावायलेट लाइट लगाया, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस इमीटर लूप से निकला होगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो निकला हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था, इस समय उसको बोला गया कि वहां से जैसे मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट को वहां पर फॉल करवाया, कहां पे, दैट इज इमीटर प्लेट पे, जो कि कॉपर या जिंक का था। तो यहां पर फॉल करवाने से क्या हुआ, सम नेगेटिव पार्टिकल्स कहां से निकले, जो कि इमीटर लूप से निकले। और वो नेगेटिव पार्टिकल्स जो निकला, जिसे आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यहां से गया होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यहां पर गया होगा, इसका मतलब इस वाले लूप में भी क्या हुआ होगा, इस वाले लूप में भी फ्लक्स चेंज हुआ होगा। इस वाले लूप में भी क्या हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ होगा। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है, गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस लूप में भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया। तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज किया होगा, और इस फ्लक्स की वजह से क्या हुआ होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। इस लूप में भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, इस लूप में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, तो इस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ होगा, इंड्यूस हुआ होगा। अगेन जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ, वो फिर अगेन यहाँ के भी एयर के पार्टिकल को क्या किया होगा, आयोनाइज किया होगा। एयर के पार्टिकल को आयोनाइज किया होगा, जिसके वजह से क्या हुआ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हुआ। और सेम टू सेम फिनोमिना किसमें होता है, स्पार्क प्लग में होता है। वहां पर भी क्या होता है, हमारा स्पार्क जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। एक बार थोड़ा सा फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले स्विच को जैसे ही क्लोज किया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके कारण इस वाले सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, यहाँ के एयर पार्टिकल्स को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। फिर हमने जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट लगाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सब नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यहाँ से रिसीवर लूप पे आए, और फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगेन किया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर भी चेंज हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जो कि एयर पार्टिकल को क्या करेगा, अगेन आयोनाइज करेगा, और वो स्पार्क जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा। तो ये बेसिकली हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। दिस फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज इन 1887। क्या हुआ था बच्चों, जो फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, सबसे पहले 1887 ईस्वी में हर्ट्ज के द्वारा दिया गया था, हर्ट्ज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज इन 1887 while demonstrating the existence of electromagnetic wave. ठीक है, while demonstrating the existence of electromagnetic wave, he found that the high voltage spark passed across the detector loop increases suddenly when the emitter plate was illuminated by the ultraviolet light from the arc lamp. सेम टू सेम चीज मैंने यहाँ पर बताया जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
बोला व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन द इमीटर प्लेट causes the emission of negatively charged particles which is now known as इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया उस समय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, जिसे हम लोग उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो बोला विच आयोनाइज द एयर पार्टिकल, जो क्या करेगा, एयर पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा, एंड हेंस द इलेक्ट्रिक स्पार्क इज जनरेटेड, जिसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हुआ, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड एट द इमीटर लूप पासेस ओवर द डिटेक्टर लूप, जो हमारा इमीटर लूप पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ वो उस इमीटर लूप से कहां पे चला गया, रिसीवर लूप में चला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड एट द इमीटर लूप पासेस ओवर द डिटेक्टर लूप, हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप क्या होगा, चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द डिटेक्टर लूप क्या होगा, इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विच अगेन आयोनाइज द एयर पार्टिकल, जो क्या करेगा वहां पर रिसीवर लूप में भी क्या करेगा, एयर पार्टिकल्स को, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ ये क्या करेगा, ये अगेन आयोनाइज कर देगा, किसको, आयोनाइज द एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा, और इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, जो उन्होंने देखा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद आए हॉलवाच और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हॉलवाच और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आइए देखते हैं लिनार्ड का क्या ऑब्जर्वेशन था। तो सबसे पहले लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या है सेटअप इसका, एक हमारा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये क्या है हमारा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक क्वार्ट्ज विंडो, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दो हमारा प्लेट है, एक है इमीटर प्लेट जिसको कैथोड बोला, और दूसरा है हमारा एनोड जो कि क्या है, कलेक्टर प्लेट है। यहाँ पर एक आमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमारा क्या, ये माइक्रोमीटर बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, और यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू एक क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, क्या है बच्चों, बैटरी कनेक्टेड है। ये बेसिकली सेटअप था लिनार्ड और हॉलवाच का, ठीक है। तब उन्होंने क्या देखा कि जब हम यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट को या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमीटर प्लेट पे फॉल करवा रहे हैं, जब इमीटर प्लेट पे फॉल करवा रहे हैं तब हुआ क्या, तब वहां से देखा कि सम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जिसे आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो क्या होता है, यहाँ से इमिट होता है, यहाँ से क्या होता है, इमिट होता है। तो आइए देखते हैं क्या इनका स्टेटमेंट था। ही ऑब्जर्व्ड दैट when the ultraviolet radiations are allowed to fall on the emitter plate, ठीक है, जब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाया गया कहाँ पे, इमीटर प्लेट या कैथोड पे, ठीक है, ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग द टू इलेक्ट्रोड्स, अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। तब क्या हुआ बच्चों, देखा उन्होंने कि जैसे यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाया गया कहाँ पे, दैट इज कैथोड पे या इमीटर प्लेट पे, तब उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि ये तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगा। अब ये तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, लेकिन फिर उनके मन में बात आई कि यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, वैक्यूम है, अब वैक्यूम है तो यहाँ से करंट कैसे ये सर्किट में डेवलप हो गया, करंट कैसे सेटअप हो गया। तो उनका भी दिमाग चकराया होगा कि यहाँ पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं, तो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करने लगा। तब उन्होंने क्या सोचा, अब देखिए यहाँ पर, अब देखो एक चीज और देखा क्या उन्होंने, कि जैसे ही उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप कर दिया, एज सून एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्टॉप करंट बिकम्स जीरो। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को उन्होंने फॉल करवाना बंद कर दिया, इस सर्किट में करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाया, करंट फ्लो किया, ठीक है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बंद कर दिया, करंट भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। तो यहां से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दिस
observation indicate that the ultraviolet radiation incident on the emitter plate eject some of the negatively charged particle। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पर फॉल हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, सम नेगेटिव पार्टिकल क्या हुआ होगा, यहाँ से निकला होगा, सब नेगेटिव पार्टिकल यहाँ से निकला होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या पहुंचा होगा, इस कलेक्टर प्लेट पे पहुंचा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्टर प्लेट पे पहुंचा होगा, ठीक है। अब ये कलेक्टर प्लेट पे पहुंचा होगा जिसके कारण इस सर्किट में क्या हो रहा होगा, करंट सेटअप हुआ। मतलब जो वहां पर जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल किया उसके वजह से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहां से निकले होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में और वो कलेक्टर इन पे पहुंचे होंगे जिसके वजह से हमारा क्या हुआ होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो किया होगा। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर क्या है। सो ही आल्सो ऑब्जर्व दैट when the frequency of incident light was less than the certain minimum frequency, क्या देखा उन्होंने कि अगर वो frequency of light, he also observed that when the frequency of the incident light was less than the certain minimum value, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सर्टेन मिनिमम वैल्यू से कम था तो फिर वहां पर क्या हुआ, देन विच इज कॉल्ड, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेयर इमिटेड एट ऑल। तब उन्होंने क्या देखा कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट नहीं हुआ, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट नहीं हुआ। नाउ अब देखो, अब नेक्स्ट आ गया कौन, दैट इज हॉलवाच आ गया 1988 में। अंडर टूक दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्दर स्टडी, फिर एक्सपेरिमेंट को फर्दर और स्टडी किया फर्दर, किसने, दैट इज हॉलवाच ने। अब देखिए हॉलवाच ने क्या किया, तो हॉलवाच ने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को लगाया, ठीक है। देखिए यहां पर क्या किया हॉलवाच ने, क्या किया फिर कि यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को लगाया। कहां पे लगाया, यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को लगाया, ठीक है। यहां पर क्या लगाया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट को लगाया। जब देखा कि नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को लगाया और फिर उन्होंने क्या किया कि यहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिर अगेन फॉल करवाया। तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाया तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज जो जिंक प्लेट था उसमें वो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। मतलब अगर उसमें इनिशियली 20 माइक्रोकूलम मान लो कि चार्ज रहा था, ठीक है, तो 20 से 18 हो गया, -20 से -18, -18 से -16, मतलब क्या हो गया, उसका नेगेटिव चार्ज उसे धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, फिर इस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट की जगह पर क्या लगाया, फिर यहीं पर ही लगाया, क्या उन्होंने यहाँ पर लगा दिया फिर न्यूट्रल, यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चा, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया न्यूट्रल जिंक प्लेट, क्या लगा दिया, न्यूट्रल जिंक प्लेट लगा दिया। जब उन्होंने न्यूट्रल जिंक प्लेट लगाया और फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ पर फॉल करवाया, तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाया, तब उन्होंने क्या देखा कि इस न्यूट्रल जिंक प्लेट पे क्या हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तब उन्होंने क्या सोचा कि कहीं न कहीं ऐसा हुआ होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हम जिंक प्लेट पे फॉल करवा रहे हैं उसके वजह से जिंक प्लेट से क्या हो रहा होगा, कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकल रहे होंगे जिससे क्या हो गया हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था आइए देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ही कनेक्टेड द नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट, क्या किया उन्होंने, एक नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लगाया टू द इलेक्ट्रोस्कोप, वहां पर क्या लगाया, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लगाया। देन ही फाउंड दैट व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल्स ऑन द नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेज डिक्रीजेज, क्या हो गया हमारा, निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होते चला गया, डिक्रीज होते चला गया। मतलब -20 माइक्रोकूलम से, ठीक है, -18 माइक्रोकूलम, फिर और डिक्रीज हुआ, ठीक है, -16 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से नेगेटिव
चार्ज पार्टिकल जो हमारा नेगेटिव चार्ज उससे क्या होते चला गया, रिड्यूस होते चला गया। ठीक है, नाउ ही कनेक्टेड अ न्यूट्रल जिंक प्लेट, क्या किया फिर उन्होंने एक न्यूट्रल जिंक प्लेट लगाया एंड अगेन फॉल द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और फिर क्या किया, अगेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल किया इस पे ऑन द जिंक प्लेट एंड देन इट ही फाउंड दैट द जिंक प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इससे क्या उन्होंने कंक्लूड किया, इट indicates that some of the negative elements are emitting from it, ठीक है, and when the ultraviolet light falls on it, जब अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल किया तो उससे कुछ नेगेटिव एलिमेंट निकला। जैसे कि आपके लाइफ से भी अगर नेगेटिविटी निकलता है तो आप क्या हो जाते हो, मोटिवेटेड हो जाते हो, तो आपका भी क्या हो जाता है, आप भी क्या हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज वहां पर भी था, इसका मतलब वहां से नेगेटिव एलिमेंट निकला, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द जे थॉमसन, इट बिकम्स एविडेंट दैट फॉलिंग द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ causes the electron to be emitted from the emitter plate। ठीक है, बाद में जब डिस्कवरी हो गया था इलेक्ट्रॉन का, तो बाद में ये एविडेंट हो गया कि वहां पर जब हम लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फॉल करवाएंगे इमिटर प्लेट पे, तो वहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे क्या था, बेस्ड था। तो आइए देखते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना क्या था। क्या बोला कि व्हेन द लाइट एनर्जी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, when the light energy of suitable frequency and wavelength, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी फ्रीक्वेंसी और या वेवलेंथ का लाइट को अगर आप फॉल करवाओगे तो वहां से क्या होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा, वहां पर से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करवाना है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ के लाइट को फॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हेन द लाइट एनर्जी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फॉल्स ऑन द इमीटर प्लेट, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉल करेंगे कहां पे, इमीटर प्लेट पे, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उससे जो करंट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टेटमेंट क्लियर है। व्हेन द लाइट एनर्जी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सुटेबल वेवलेंथ falls on the metal surface या falls on the emitter plate, the electrons are emitted from the surface of the emitter plate। ठीक है, and the ejected photoelectrons are called photoelectrons and the current generated is called photoelectric current and this phenomena is called photoelectric effect। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये सेटअप था उनका सेम टू सेम। ये हमारा क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये हमारा कैथोड है जिसको हमने इमीटर प्लेट बोला, और ये एनोड है जो कि क्या है, कलेक्टर प्लेट है। यहाँ पर उससे कनेक्टेड एक वोल्टमीटर, एक अमीटर और यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर इस तरह से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोला टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इमीटर प्लेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रैक्टिकली आप अगर सोचिए तो हर बंदे का क्या होता है, अपना एक कीमत होता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, एक अपना एक कीमत है, अपना क्या है, एक कीमत है। बोला कि अगर मुझे वो अपनी कीमत दे दोगे तभी हम क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई इमीटर प्लेट है तो आइटम्स हैं, वहां पे आइटम्स है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना उसका क्या है, कीमत है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा,
तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां से इमिट होगा। उस मिनिमम एनर्जी को बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी गिवन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल सो दैट द इलेक्ट्रॉन विल इमिट। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ठीक है, तो उसको बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और ये बेसिकली डिपेंड करता है मेटल टू मेटल, मतलब मेटल के या मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, दैट इज जो हमारा सीजियम होता है उसका वर्क फंक्शन सबसे लोएस्ट होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो प्लेटिनम होता है उसका मैक्सिमम होता है दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है वर्क फंक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर उससे मिनिमम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, लेकिन क्या वो उतना एनर्जी आप दे दोगे, मतलब अगर हम एनर्जी ऑफ लाइट फॉल करवा दे विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो क्या ये कंपलसरी है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो भी कंपलसरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट इजेक्ट, मस्ट वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप एनर्जी ऑफ लाइट लेस देन वर्क फंक्शन से कम दे रहे हो तब तो ये कंफर्म है 100% की इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा दे दोगे तो भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, सो व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई नॉट, व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई नॉट, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, वर्क फंक्शन क्या है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको हमने बोला क्या, वर्क फंक्शन। क्या बोला हमने वर्क फंक्शन, ये क्या है हमारा वर्क फंक्शन। अगर हमने एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट फॉल करवा दी, देन द इलेक्ट्रॉन में बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट दे दिया तो भी ये कंफर्म नहीं है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट बी इमिटेड। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन certain minimum value, so energy of photon less than phi naught, then the electrons are not emitted, और जब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई नॉट, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई नॉट, मतलब क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है हमारा दैट इज एच न्यू, और जो फाई नॉट होता है वो क्या होता है बच्चों, एच न्यू नॉट, और इस न्यू नॉट को क्या बोला, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह हो गया हमारा न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, और न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो लाइट, जब जो फोटोन्स आप वहां पर फॉल करवा रहे हो, मतलब उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, और उस सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब उतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको फॉल करवाना ही पड़ेगा लाइट का, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होगा, इमिट होगा। तो न्यू मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम इक्वल टू दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो ये क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट का। ठीक है, जिसके बाद अगर उससे ज्यादा अगर हम लोग फॉल करवाते हैं लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर उससे ज्यादा होगा तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, चलो अब आल्सो देखते हैं क्या है हमारा आगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, और ये एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन फाई नॉट होना चाहिए। तो ये एच सी बाई लेमडा इक्वल टू फाई नॉट क्या होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट क्या है हमारा, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां से क्या कंडीशन आया, 1 बाई लेमडा नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई लेमडा, मतलब लेमडा इज लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट। मतलब जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जो उसका वेवलेंथ होना चाहिए उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए लेमडा नॉट के बराबर। तो जो लाइट आप फॉल करवा रहे हो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होना चाहिए, लेमडा नॉट के बराबर होना चाहिए, और लेमडा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है,
चलिए, तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ उस मैक्सिमम वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, द फिनोमिना वाज This phenomena was discovered by Hertz when he allowed the ultraviolet radiation to fall on the zinc plate। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, उन्होंने क्या किया था, हमारा जिंक प्लेट पे उन्होंने क्या किया था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाया, तब ये फिनोमिना उन्होंने देखा। किसने देखा, हर्ट्ज साहब ने। ठीक है, तो दिस फिनोमिना वाज फर्दर वेरीफाइड बाय, फर्दर क्या हुआ, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को वेरीफाई किया गया, किसके द्वारा, हॉलवाच, लिनार्ड, जे थॉमसन, मिलकैंस एंड अदर्स। तो ये सारे साइंटिस्ट थे जो फर्दर स्टडी किए और इसको फिर फर्दर वेरिफिकेशन किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देन आफ्टर इट वाज फाउंड दैट द अल्कली मेटल लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, दैट इज सोडियम, उसके बाद में क्या हो गया, क्रोमियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये क्या हुआ, दैट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन व्हेन द विजिबल लाइट फॉल्स ऑन इट, व्हेन द विजिबल लाइट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, तो ठीक है, तो ये उन्होंने देखा कि जब जो अल्कली मेटल हमारा है, तो उस अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उस पर अगर हम लोग लाइट को फॉल करवाते हैं, कौन से लाइट को, विजिबल लाइट को, तब उन्होंने देखा कि वहां से भी क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो ये फर्दर देखा गया था, ऑब्जर्वेशन था। अब आते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, यहां पर ही आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किससे होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और अगर आपको पता हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है बच्चों, इसमें जो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होता है, ये 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। मतलब एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, 2 फोटोन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, अगर 100 फोटोन आएगा तो 100 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, फिर दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहे हैं फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो उतने ज्यादा फोटॉन्स क्या होंगे, फॉल करेंगे, और जितना ज्यादा फोटॉन फॉल करेगा तो उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। 100 फॉल किया तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और ये इंटेंसिटी ये क्या है बच्चों, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है। ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर लाइट में एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना होगा, एच न्यू, और डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये एच क्या है, कांस्टेंट, और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर द गिवन एरिया पे, जिस गिवन एरिया पे फॉल कर रहा है इन गिवन टाइम, ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, फिर इंटेंसिटी दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है हमारा क्या, दैट इज फ्रीक्वेंसी पे।
किस पे डिपेंड कर रहा, फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर हम लाइट के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को फिक्स कर दें, अगर ये चीज फिक्स हो जाए फ्रीक्वेंसी, तो फिर इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। मतलब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन को बढ़ा रहे हैं। तो हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को फिक्स कर दी, तो इसका मतलब उस केस में जो इंटेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या आया कि नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, देखिए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ा, ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जो इमिट हुए वो भी बढ़ गए। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड फॉल करेगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट करवा लेगा। ठीक है, याद हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड is directly proportional to intensity and intensity is directly proportional to number of photon incident। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देयर इज वन टू वन इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहां पर क्या होता है, हमारे पास वन टू वन इंटरेक्शन होता है बिटवीन द फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वन टू वन इंटरेक्शन होता है बिटवीन द फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक फोटोन केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ, ठीक है, वन फोटोन कांट इंटरेक्ट विथ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब एक फोटोन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब एक फोटोन आएगा, एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, उससे इसे इंटरेक्ट करेगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है कि टू फोटॉन्स कांट इंटरेक्ट विथ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और भी ऐसा भी है कि दो फोटोन कभी एक इलेक्ट्रॉन के साथ में भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। मतलब एक फोटोन दो के साथ में भी नहीं कर सकता, और दो फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब एक फोटोन आएगा और एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालेगा। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब आपने अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ा दिया, इसका मतलब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन का, उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये चीज वहां पे क्लियर हो जाएगा, आगे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है ये होता है एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये हमारा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास में क्या है, अगर एच न्यू माइनस न्यू नॉट है, इसका मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर, देखो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो हमारा देखो यहाँ पर अगर हम इस वाले टर्म को बढ़ा देंगे, इस वाले टर्म को बढ़ा देंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब सोचो, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो क्या बढ़ाया, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया। ठीक है, जब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, लेकिन एनर्जी थोड़ी ना बढ़ेगी, एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी तो, काइनेटिक एनर्जी तो ऑफ द फोटोन का तो उतना ही रह गया। ठीक है, केवल आपने क्या किया, नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा दिया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन्स
फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वो किससे इंडिपेंडेंट होंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होंगे। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेगा किसी सरफेस पे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। दूसरा चीज क्या हुआ था हमारा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन का। तीसरा चीज क्या बोला, जो हमारा नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं वो किस पे से इंडिपेंडेंट होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगा, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए हैं वो किससे इंडिपेंडेंट होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो अब बोलता है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब टाइम लैग नहीं होता है, जैसे ही मेटल सरफेस पे फोटॉन्स आए वैसा ही यहां से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर कोई टाइम लैग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसे समझाने में थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। When the light energy falls on the metal surface, अगर लाइट एनर्जी फॉल हो रही है, ठीक है, तो मेटल सरफेस को कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज फाइनाइट वर्क फंक्शन के बराबर। बोला कि इतना मिनिमम एनर्जी मुझे दे दोगे तब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है वहां से, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट हो सकता है। लेकिन अगर मान लो हमने उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दिया, तब क्या होगा, सपोज दैट आपका कैपेसिटी है, ठीक है, 5 रोटी खाने का, और हमने क्या कर दिया, आपको दे दिया क्या, 15 रोटी। तब क्या होगा, आप 5 रोटी खा लोगे और 10 रोटी जो आपका बच गया वो क्या करोगे, आपके अपने दोस्तों में बांटोगे, या तो बर्बाद करोगे या तो दोस्तों में बांटोगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए। ठीक है, उसको बोले वर्क फंक्शन, और उससे ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी बेसिकली कहां गया। अब देखिए यहां पर जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है बच्चों, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, व्हेन द लाइट एनर्जी falls on the metal surface, the extra energy other than the work function, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा अदर देन द वर्क फंक्शन goes into the energy losses during the collision and the kinetic energy of the photo electrons। इसको अच्छे समझिएगा। देखिए यहां पर जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉलिजन लॉसेस, प्लस क्या होगा बच्चों, कॉलिजन लॉसेस, मतलब एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग द कॉलिजन। अब थोड़ा सा यहां पर समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये हमारा मेटल सरफेस है ना, तो अब देखिए यहां पर मेटल सरफेस, उसका सम थिकनेस मान लेते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे होगा, तो वो तो उसको तो जैसी एनर्जी मिलेगा वो डायरेक्टली यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो उसको कोई कॉलिजन लॉसेस को सफर नहीं करना पड़ा, जो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे हैं उसको कोई कॉलिजन लॉसेस को सफर नहीं करना पड़ा, उसके कोई कॉलिजन लॉसेस नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होगा वो किसका होगा, दैट इज जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, जो सरफेस पे क्या है इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, इसको कोई कॉलिजन लॉसेस इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज दैट वो लाइट आई और अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले या इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले,
तब तो इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको यहाँ से लेकर के इसको यहाँ पर सरफेस तक लाना पड़ेगा, और इस इनर इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से सरफेस पे लाएंगे तब क्या होगा, वो इस तरह से कुछ कर करके आएगा और इसके आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके साथ ये कोलाइड भी करेगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कुछ कॉलिजन लॉसेस भी होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कुछ कॉलिजन लॉसेस भी होगा। ठीक है, मतलब कॉलिजन में क्या कर देगा, कुछ एनर्जी को लॉस भी कर देगा, लेकिन जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उसका कोई कॉलिजन लॉस नहीं होगा। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब पॉसिबल होगा बच्चों, पहले देखिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी कितना हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी चाहिए 5 नॉट, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगा हमारा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और माइनस मिनिमम एनर्जी को हटा दो। मतलब क्या हो गया कि आपका कैपेसिटी 5 रोटी खाने का था तो आपने 5 ले लिया, बाकी हमने जो 15 रोटी दिया था उसमें 5 आपको मिल गया, 10 रोटी एक्स्ट्रा बच गया। तो वही चीज है कि 5 नॉट उसको मिनिमम चाहिए था, उसको मिल गया, बाकी का जो एनर्जी है हमारा, ठीक है, तो उसको क्या करो, यहाँ पर माइनस करो। सो ई फोटोन माइनस 5 नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और प्लस कॉलिजन लॉसेस। अब एक चीज बताइए, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इस काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये कॉलिजन लॉस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये कॉलिजन लॉस जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा हमारा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। मतलब जो सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो टॉप सरफेस पे है उसको कोई कॉलिजन लॉस से सफर नहीं करना पड़ा, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसका, जो सरफेस पे है। ठीक है जी, चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो यहां से हमारा क्या आ गया, हमारा दैट इज व्हेन द कॉलिजन लॉसेस इक्वल टू जीरो देन देयर इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस केस में होगा एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और न्यू नॉट क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5 नॉट, और 5 नॉट क्या होता है, एच सी बाई लेमडा नॉट। ठीक है, अब देखिए लेमडा नॉट क्या है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ है लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये हमारा क्या है, हमारा ये जो हमारा न्यू होता है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, न्यू नॉट जो हमारा है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लेमडा नॉट क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होता है। सो एक्सप्रेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो होता है इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए उसको, 5 नॉट के बराबर, तो ई मिनिमम का वैल्यू क्या हुआ, 5 नॉट। ठीक है, उतना एनर्जी देना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 5 नॉट अपॉन एच, न्यू नॉट क्या हो गया, 5 नॉट अपॉन एन। मतलब जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन और डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू निकालें तो देखिए यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, लेमडा इक्वल टू एच सी बाई ई। अब लेमडा क्या था, लेमडा नॉट मैक्सिमम वैल्यू था, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जब हमारा एनर्जी क्या है मिनिमम होगा, एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। सो लेमडा नॉट, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, लेमडा नॉट है। सो लेमडा नॉट इक्वल टू एच सी बाई ई मिनिमम, ई मिनिमम कितना है, 5 नॉट। सो लेमडा नॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एच सी बाई 5 नॉट, क्या होगा, एच सी बाई 5 नॉट होगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, so it is not necessary that when we give the energy equal to or greater than 5 नॉट then the electron must emit, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ही होगा, ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करेंट। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या बढ़ाया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, फॉलिंग ऑन द सरफेस बढ़ा दिया पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ गया तो उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे पर सेकेंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटो करंट होगा।
तो सिंपल लैंग्वेज में आपको पता चल गया कि जो फोटो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो फोटो करंट होगा हमारा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बढ़ा दिया, मतलब फोटो करंट बढ़ गया। तो क्या पता चला, सिंस देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, since the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of light। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स आपने बढ़ाया तो इंटेंसिटी बढ़ा दिया, और इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, सो इफ द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड अगर इंक्रीज करेंगे, अब देखो कंक्लूजन क्या है, अगर आपने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड बढ़ा दिया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया, और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो आई फोटोन को बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपको याद रखना कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो, लेकिन ये जो फोटो करंट है वो फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है बात। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जो फोटो करंट है, ये जो हमारा फोटो करंट है आई फोटो है ना, तो जो ये आई फोटो है, ठीक है, आई फोटो है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कोई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करवा के क्या कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे फोटो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स थोड़ी ना बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेगा तो करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपका, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोल रहा है फॉर द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फॉर द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी फिक्स हो गया और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गया। इंटेंसिटी फिक्स मतलब नंबर ऑफ फोटोन फिक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन का फिक्स हो गया। ठीक है, सो इफ वी इंक्रीज now the anode potential then the photoelectric current will increase। अभी समझिए यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या किया, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो फॉल कर रहे हैं किस पे, इमीटर प्लेट पे, इसके इंटेंसिटी को क्या कर दिया, इसके इंटेंसिटी को फिक्स्ड कर दिया, और इसके साथ में फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। और फिर हमने क्या किया, इस एनोड पे हमने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया। क्या दिया हमने, एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया। तो जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसको बोला गया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तब क्या करेगा, जैसे ये पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो मान लो यहाँ पर 100 फोटॉन्स आ रहे थे, क्या आ रहे थे, 100 फोटॉन्स आ रहा था, 100 फोटॉन्स आ रहा था, तो वहां से जो 100 फोटोन होगा ये 100 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, 100 फोटोन आया, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, तो 100 फोटोन आकर के 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया तो ये क्या कर लेगा, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर इमीटर से कलेक्टर प्लेट पे या कैथोड से एनोड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्किट क्लोज हो जाएगा, और इस सर्किट में क्या हो जाएगा, हमारा एक करंट सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एक करंट सेटअप हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन द एनोड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीजेज, ठीक है, अप टू सम क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पर समझिए ये वर्ड क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर से 100 फोटोन्स आ रहे थे, 100 फोटोन्स आ रहा था, मतलब इंटेंसिटी आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया लाइट को।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया, तो जैसे इंटेंसिटी फिक्स हो गया मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो 100 फोटोन पर सेकेंड फॉल कर रहा था कहां पर, इमीटर प्लेट पे। इसका मतलब जितना फोटोन्स आया उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन को तो इमिट करेगा, ठीक है, तो उतना ही यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। मतलब 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स आए और 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेगा। और अगर 100 फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, करंट क्या होगा, सैचुरेशन लेवल पे आ गया। उसके बाद अगर पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, उसके बाद अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, हमारा करंट नहीं बढ़ेगा, करंट पहुंच जाएगा अपने सैचुरेशन लेवल पे। क्योंकि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितना जनरेट हो रहा था वहां से, उतना ही क्या हो रहा है, वहां पे कलेक्टर एंड पे पहुंच रहा है। तो जितना ज्यादा मतलब 100 ही पहुंचेगा, ऐसा तो नहीं है कि पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो 100 की जगह पर 200 पहुंचने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जब नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, जो जनरेट हो रहा है कहां पे, इमीटर प्लेट पे, ठीक है, वहां से जो इमिट हो रहा है वो भी कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। इसका मतलब जितना फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है उतना ही कलेक्टर एंड पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब फिर फर्दर हम जब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब उस करंट को बोला गया सैचुरेशन करंट। लेकिन 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 क्या है बच्चों, कि अगर मान लो सपोज दैट फिर मैंने इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दिया, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ गया, और नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मीटर प्लेट बढ़ गया। और जितना नंबर ऑफ फोटो, मान लो कि पहले 100 फोटॉन्स इंसिडेंट हुए थे, अब मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो अब 200 फोटॉन्स क्या होने लगे, फॉल करने लगे। तो वहां से क्या होगा, 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे जो इमिट होंगे मीटर प्लेट से, और 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, कलेक्टर एंड पे पहुंचेंगे। मतलब क्या हो गया, फोटो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब जो फोटो करंट जो हमारा जो सैचुरेशन करंट है, बेसिकली जो सैचुरेशन करंट है वो क्या डिपेंड करता है, किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो वही ग्राफ आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिखा देगा, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दिया, इंटेंसिटी मतलब I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन अगर I1 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, हमारा सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। तो पहले अगर मान लो ये सैचुरेशन करंट था, अब ये सैचुरेशन करंट हो जाएगा, ठीक है, पहले ये सैचुरेशन करंट था, अब ये सैचुरेशन करंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये IS1 है, ये IS2 है, और ये हमारा IS3 है। तो आपने जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वहां से क्या होगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो सैचुरेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया। बट IS इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा के आप क्या कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लोगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेगा नहीं। जब नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर नहीं बढ़ेगा तो करंट चेंज नहीं होगा, मतलब सैचुरेशन करंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, अब सपोज दैट हमने ऐसा किया कि इस पॉजिटिव की जगह पे हमने क्या कर दिया, अब एनोड के पोटेंशियल को निगेटिव कर दिया। आप समझिएगा, यहाँ पर हमने एक निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। अब जैसे मान लो निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो वो क्या करेगा, अब ये नेगेटिव पोटेंशियल जो आपने लगाया ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, अगर उसको रोकने में अगर ये सक्षम हो गया, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे अगर उसको रोकने में सक्षम हो गया, तो बाकी तो क्या है, नन्हे मुन्ने हैं, तो बाकी तो क्या हो जाएंगे, ऐसे ही रुक जाएंगे। इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उसको इसने रोक लिया, ठीक है, उसको रिपेल कर करके आने नहीं दिया, तो बाकी तो सब क्या है, नन्हे मुन्ने हैं, मतलब वो तो ऐसे ही रुक जाएंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे अगर हमने उसको रोक लिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना चालू किया, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल को क्या किया, हमने बढ़ाना चालू कर दिया। हमने इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, मान लो मैंने कितना कर दिया, -10 -20 वोल्ट
ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या हुआ, मान लो मैंने पहले -10 लगाया, तो -10 लगाया तो मान लो कि यहाँ से क्या हो रहा था, 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो अगर -10 लगाया तो अब यहाँ पर 85 पहुंच रहे हैं। फिर मैंने बढ़ाया -15 कर दिया, तो पता चला कि अब जो है 50 के जगह पर 40 ही इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पा रहा है। फिर हमने क्या किया, और पोटेंशियल बढ़ा दिया। अब इतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन जो थे वो भी कलेक्टर एंड पे नहीं पहुंच पाए। कहां पे नहीं पहुंच पाए, वो हमारा यहाँ पर रिसीवर एंड या एनोड पे नहीं पहुंच पाया। तो उस केस में उस पार्टिकुलर पोटेंशियल उसको या रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है, निगेटिव पोटेंशियल को बोला गया रिगार्डिंग दैट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, उस निगेटिव पोटेंशियल को क्या बोला गया, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का ओ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जिस पर कि क्या हो जाए हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल का ओ मिनिमम वैल्यू, जिस पर क्या हो जाए हमारा फोटो करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस मिनिमम पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल को क्या बोला गया, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको रोकने के लिए मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल कितना लगाना पड़ा एनोड प्लेट पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया, द मिनिमम negative potential या retarding potential required to be applied at the anode plate so that it becomes able to stop the क्या photo electrons of maximum kinetic energy is called stopping potential। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बिकम्स 0। अब देखो यहाँ पर अगर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा ही नहीं तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। फोटो करंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दिया मतलब सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच the photoelectric current becomes 0 is called a stopping potential। वो minimum value of negative potential at the anode terminal, ठीक है, at which the photo current becomes 0। तो अब देखिए एक्सप्रेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तब क्या करना पड़ेगा, उस नेगेटिव पोटेंशियल को वहां पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सारा रिलेट हो गया कि काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, E इंटू भी। किसके बराबर होगा, E इंटू भी। आपने पढ़ा होगा W इक्वल टू Q इंटू भी। यहाँ पर W क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी क्या है, V नोट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ा, ये V नोट लगाना पड़ा। और ये क्या है, बेसिकली ये नेगेटिव पोटेंशियल है जो कि नोट टर्मिनल पे आप क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू E V नोट। सो V नोट इक्वल टू क्या हो गया हमारा, V नोट इक्वल टू हो गया हमारा क्या, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना था बच्चों, एच न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन क्या हो गया, E। अब यहां से क्या पता चला कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहां से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, लेकिन अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा है। अब देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, दैट इज
स्टॉप, इधर क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इधर क्या है हमारा, ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर हमारा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अगर मैं क्या करूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लूं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो भाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, हेंस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज लिनियरली विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब आते हैं रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, अब ये रेडिएशन प्रेशर क्या है, रेडिएशन प्रेशर जो होता है, जैसे बच्चों यहाँ पर सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो उसका एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई प्रेशर एग्जर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर का वैल्यू बहुत कम है, रेडिएशन प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो आइए देखते हैं रेडिएशन प्रेशर हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये रेडिएशन प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू आई बाई सी। आई क्या है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू 1/c, और एनर्जी बाई टाइम क्या है, पावर, तो पावर अपॉन ए इंटू सी। ठीक है, अब देखिए फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर लाइट आई, ठीक है, और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके लिए जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो होता है 2I/c। ठीक है, अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन है तो रेडिएशन प्रेशर 2I/c, और अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया लाइट, ठीक है, तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर क्या होगा हमारा, I/c होगा। अब सोचिए इंटेंसिटी है और नीचे क्या है, c का टर्म है। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि जो रेडिएशन प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, c है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा टर्म होता है 3 × 10⁸, जिसके वजह से क्या हो, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है हमारा, बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से हम रेडिएशन प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रेडिएशन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, और रो रिप्रेजेंट कर रहा है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को। तो जो अगर हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म में बात करें, तो जो रेडिएशन प्रेशर होता है ये होता है हमारा I/c इंटू 1+सिग्मा, और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में जो रेडिएशन प्रेशर होता है ये होता है I/c इंटू 2 - रो। अब यहाँ पर देखो सेटिस्फाई हो जाएगा इस वाले इक्वेशन से। अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन है, अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन है तो सिग्मा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 मतलब 2I/c। अगर इस वाले इक्वेशन से देखो, अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा था सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में I/c। सेटिस्फाइड। अब इस वाले इक्वेशन से देखो हमारा, अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन मतलब रो का वैल्यू 1, तो उस केस में 2 - 1 1 हो जाएगा, तो I/c कंप्लीट एब्जॉर्प्शन I/c। अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0 दैट इज 2I/c, दैट इज 2I/c। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो आज का टॉपिक खत्म होता है, और इस लेक्चर को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सारे टॉपिक आपको यहां पर पढ़ा दिया गया, अब उसमें कुछ नहीं बचा थ्योरी वाले पार्ट में। आप बस इस लेक्चर को देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बस हमारे साथ बने रहिएगा। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।